Hello everyone, so in this lecture we are going to discuss about the AC generator. So basically it is also known as the AC dynamo and it was given by the Nikola Tesla. So basically this device converts the mechanical energy into the electrical energy. By any means आप क्या करोगे, बाहर से somehow इसे mechanical energy दोगे और वही mechanical energy जो होगी वो rotate करवाएगी, जो आपका इसमें आर्मेचर होगा जो हम later on discuss करेंगे उसको rotate करवाएगी और उसकी वजह से आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सो आपको लर्न होना चाहिए कि ये जो आपका एसी जनरेटर होता है वो एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करा जा रहा है इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो अगर सेटअप की बात करें हम एसी जनरेटर, तो बेसिकली एसी जनरेटर होता क्या है, सबसे पहले इसमें दो आपके ऑपोजिट पोल्स लगे होंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के ऑपोजिट पोल्स लगे होंगे। सपोज यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ है, ओके। बीच में आपका ये आर्मेचर इसे कहा जाता है वो लगा होगा और उसके साथ साथ नीचे आपकी जब ये वाली आर्मेचर की जो वायर्स है वो अगर जब ख़त्म हो रही होगी वहाँ पर, उसके लिए कनेक्शन के लिए आपको यहाँ पे दो रिंग्स R1 एंड R2 दी होगी। उसके साथ B1 एंड B2 आपके क्या होंगे, आपके ब्रशेस होगी। तो इनको डिटेल में हम पढ़ते हैं। बेसिकली जो आपका ये एसी जनरेटर है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दैट्स वाई हम इसे इस चैप्टर में इंक्लूड कर रहे हैं, बिकॉज जो ये प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। दैट मीन्स चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो जाएगी। वही आपका फिनोमिना जो रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो भी यही रहता है। दिस मीन्स द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल लीड टू द इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट। दैट मीन्स बाय अगर बाय चांस आपका इसमें ऐसा हो रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कीप्स ऑन चेंजिंग, तो उसकी वजह से आपका जो इंड्यूस्ड EMF है वो भी आपका चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो जाएगा और या फिर आप कह सकते हो कि आपके पास इंड्यूस्ड करंट आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, तो वही इसके जो आपका एसी जनरेटर है, पहले वर्किंग से पहले उसके मेन पार्ट्स देख लेते हैं क्या क्या रहता है इसमें। फर्स्टली इसके मेन पार्ट्स ऑफ एसी जनरेटर क्या क्या है। फर्स्टली है आपका फील्ड मैग्नेट्स, ओके। जो आपने नॉर्थ एंड साउथ पोल लगा रखे हैं दो, वो क्या है आपके, दीज आर टू पोल्स, दैट इज नॉर्थ है एक, दूसरा आपका साउथ है, ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, ओके। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के आपके दो पोल्स है जो आपने लगाए हैं और डायरेक्शन आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की कहाँ से रहेगी, फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ पोल रहेगी आपकी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ऑलराइट, जिस तरह से हमने यहाँ पर रखा है इसे कि यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ पोल है और नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ आपका क्या है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। तो नाउ नेक्स्ट आपका है आर्मेचर। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स वुंडेड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। आपका एक कोई सॉफ्ट आयरन कोर होगा, उसके ऊपर क्या है आपने ये जो आपकी इंसुलेटेड की कॉपर वायर्स है उसको लगाना है, उसके चारों ओर उसको लगा देना है। तो जब सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वो सारी वायर्स आप लगाओगे तो आपको कुछ रेक्टेंगुलर कॉइल जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा और उस रेक्टेंगुलर कॉइल को ही हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में उसे ABCD से रिप्रेजेंट करा गया है, जो कि दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बिल्कुल बीचों बीच होगी और वो रोटेट करेगी। यही कॉज करती है आपकी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ये जो आर्मेचर की बात कही गई है वो ऐसा है, सॉफ्ट आयरन कोर होगी और उसके ऊपर बहुत सारी n नंबर ऑफ टर्न्स किसकी, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स की होगी और जिसकी वजह से वो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो रेक्टेंगुलर सा बन जाएगा। तो आपको जो ये ABCD नज़र आ रहा है दैट इज़ योर आर्मेचर, जो कि रोटेट करेगी अबाउट दिस एक्सिस। जो ये एक्सिस है, जो आपकी रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो आपको यहाँ पे डॉटर नज़र आ रही है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। वो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये वाली आपको नज़र आ रही होगी उसके परपेंडिकुलर होता है हमेशा, ओके। जो ये लाइन्स है जिसके अबाउट ये रोटेट करेगा वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगी और ये जब रोटेट करेगा तो ये ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी सम ओमेगा से रोटेट करेगा, ओके। हमने ऐसा लेट करा है। तो दिस इज़ योर ABCD is your armature, जो कि इन दोनों पोल्स के बीच में keeps on rotating, alright. So now next आपका आता है, next is your third point is your slip rings. Slip rings क्या है? These are two hollow metallic rings होती है, hollow होती है but metallic rings होती है, denoted by R1 and R2 connected at the ends of the armature coil. Armature coil के बिल्कुल एंड में R1 and R2 लगेगी। As armature coil rotates, these rings also rotates. अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जो ये आपकी slip rings है ये R1 एंड R2 हैं,
जो भी आपके कनेक्शन है एट द एंडिंग ऑफ द आर्मेचर कॉइल का जहाँ एंड हो रहा है उसके एंडिंग में ये दोनों लगती हैं, ये हॉलो होती हैं, मेटालिक होती हैं, और ये क्या करेगी, जैसे ये आर्मेचर कॉइल आपकी रोटेट करेगी, मान लीजिए ऐसे रोटेट कर रही है तो ये भी इसके साथ साथ रोटेट करेगी क्योंकि ये डायरेक्टली इसके साथ अटैच्ड है। ऑलराइट, और इसका अभी हम देखेंगे कि आपकी ये जो ब्रशेस एंड जो आपकी ये रिंग्स होती है इनका मेन यूसेज आपका क्या होता है। तो नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ पॉइंट इज द ब्रशेस। ब्रशेस मीन्स ब्रशेस क्या होती है, जो आपकी स्लिप रिंग्स है उसके बिल्कुल एडजेसेंट बहुत ही स्लाइटली इसके साथ कांटेक्ट में होती है, मतलब आराम से, बिल्कुल आराम से इसके साथ लगी हुई होती है, बहुत जेंटली लगी होती है। जैसे R1 के साथ B1 कोई ब्रश लगी होगी और यहाँ पर जो दूसरी ब्रश है वो B2 लगी होगी। ओके, और ये कार्बन की बनी होती है। तो यहाँ पे ये ब्रशेस और जो रिंग्स का है मेन चीज़ आती है कि इनका रोल क्या है इन द AC जनरेटर। तो इनका रोल होता है कि यहाँ पे ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब भी यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा आपका, तो जो वो करंट है, यहाँ पे करंट ऊपर इंड्यूस हो रहा है, इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस हो रहा है उस कॉइल से यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट में यहाँ पे कोई हमारी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है बाय द R, तो यहाँ से जो करंट है उसको यहाँ से इस एक्सटर्नल जो कॉइल है वहाँ तक पहुँचाने के लिए इनकी हेल्प ली जाती है। अब इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कनेक्शन दे देते, वायर से ही डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन दे देते, तो जो करंट था वो यहाँ पर क्या होता, जो करंट है अभी तो आ रहा है यहाँ पर, बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो ये आर्मेचर कॉइल है इट कीप्स ऑन मूविंग, इट कीप्स ऑन रोटेटिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे रोटेट करती रहती है, ऐसे ऐसे रोटेट करती रहती है ये। तो अगर ये रोटेट करेगी तो इसकी वजह से अगर ये रिंग एंड ब्रशेस नहीं होते तो ये कनेक्शन आपके यहाँ से टूट जाते हैं, ठीक है, ये ब्रेक हो जाते हैं यहाँ से कनेक्शन। तो सो दैट ये जब रोटेट करे तो इनके कनेक्शन ब्रेक ना हो, तो हमने ये रिंग एंड ब्रशेस लगाया, क्योंकि जैसे ये मूव करेगा ये भी स्लाइटली ये मूव करेगा, ये रिजिड नहीं होती है, ये हल्की सी यहाँ पे एडजस्ट कर देती है अपने आप को, सो दैट आपके कनेक्शंस नहीं ब्रेक हो और जो करंट यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है वो बाहर पे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस तक पहुँच जाए। यही रोल होता है आपकी स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस का। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो ब्रशेस है उसका क्या है, B1 और B2 जो आपने देखी थी उसका क्या है, दीज आर फ्लैक्सिबल कार्बन ब्रशेस होती है, या कार्बन प्लेट्स भी इसे कहा जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय B1 एंड B2। दीज आर केप्ट इन लाइट कॉन्टैक्ट विद द स्लिप रिंग्स R1 एंड R2 के बहुत लाइट कॉन्टैक्ट में रखा जाता है इसे। नाउ note that main usage of slip rings and the brushes is to pass electrical current from armature coil to the external resistance without any breakage। कोई ब्रेकेज के बिना करंट आपका जो इंड्यूस हुआ है आर्मेचर कॉइल में वहाँ से एक्सटर्नल रेसिस्टेंस तक पहुँच जाए, सो दैट आपके ये दोनों यूज़ होते हैं ब्रशेस एंड आपकी स्लिप रिंग्स। अब हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं। सबसे पहले वर्किंग में क्या होगा कि जो आपकी ABCD आर्मेचर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, इज़ माउंटेड ऑन अ रोटर शाफ्ट। वो किसके ऊपर रखी गई है, रोटर शाफ्ट के ऊपर, यानी कि जो जहाँ से उसको मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, क्योंकि वो रोटेट करेगी तो आपकी जो कॉइल है वो भी आपकी रोटेट करेगी। ओके, जो आपकी आर्मेचर कॉइल है वो भी इजीली सो दैट रोटेट कर सके वो। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने ऑलरेडी कर लिया था वहाँ पर, और ओमेगा से वो जो है आपकी आर्मेचर कॉइल वो रोटेट करेगी। द कॉइल इज मैकेनिकली रोटेटेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो आपकी नॉर्थ से लेकर साउथ में जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है दैट इज योर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो। और आपकी जो कॉइल है उसको पहले हमें बाय एनी मीन्स मैकेनिकली रोटेट करना है। ओके, मैकेनिकली रोटेट करेंगे किस में, जब आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस क्यों हो रही है, क्योंकि आपको पता है एज द आर्मेचर कॉइल इज रोटेटेड, अगर जो आपने आर्मेचर कॉइल है उसको रोटेट किया ऐसा, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ये थीटा एंगल होता है वो चेंज होता है। अब ये थीटा एंगल किस किस के बीच में है, ये जो थीटा एंगल होता है वो एंगल होता है बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड योर जो एरिया वेक्टर होता है, यानी कि जो यूनिट वेक्टर है एरिया का जो यूनिट वेक्टर है उनके बीच में एंगल होता है थीटा। तो अगर आपकी जो आर्मेचर कॉइल है दैट कीप्स ऑन रोटेटिंग, तो उसकी वजह से ये जो थीटा है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और ए है वो भी आपका चेंज होता जाएगा। तो इसकी वजह से अगर आपका थीटा चेंज हो रहा है तो फ्लक्स के फॉर्मूले में भी थीटा आता है, तो इसमें इसके साथ ही जो एसोसिएटेड फ्लक्स होगा वो भी आपका चेंज होता जाएगा। और आपको पता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द coil changes then the EMF and the current is induced in the coil। तो इसी वजह से आपका induced current आता है, वही चीज़ हम अभी देखेंगे।
सो नाउ जो हमने अभी बात करी वो क्या करी कि अगर आपका यहाँ नॉर्थ से साउथ जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और आपका ये जो आर्मेचर कॉइल है अगर ये ऐसे रोटेट करती रहती है तो उसकी वजह से क्या है, थीटा इनके बीच में चेंज होता रहता है। अब ये थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर का मतलब जो एरिया का यूनिट वेक्टर होता है उनके बीच में ये एंगल है। आप इस तरह से इसे समझ सकते हो। लेट अस सपोज आपकी ये जो मेरा हैंड है वो इमेजिन करिए कि ABCD आपकी ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। अगर यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ जा रही है और अगर ये ऐसी है, यहाँ पर बिल्कुल ऐसी पड़ी हुई है, तो इसका जो एरिया है, रेक्टेंगुलर कॉइल है जो इसका एरिया है उसके परपेंडिकुलर आपका ये वाला एरिया वेक्टर हो जाता है उसका। तो आप देख सकते हो इस सिनेरियो में जब आपकी कॉइल ऐसी है बिल्कुल, तो उस केस में जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है किसके, बी के, मैग्नेटिक फील्ड के। बट अगर यही वाली कॉइल आपकी ऐसी हो रही है, ओके, कॉइल अगर आपकी ऐसे रोटेट हो गई है इस सिचुएशन में, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और आपकी जो आपका एरिया वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर, उसकी डायरेक्शन भी इधर है, तो ये दोनों अलाइन है। तो इस केस में एंगल इन दोनों के बीच में क्या है, 0 है। ओके, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ये रोटेट करेगा वैसे ही एंगल भी आपके चेंज हो रहे हैं, बिकॉज जो आपका एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड जो आपका एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर है एरिया का, वो आपका चेंज होता जा रहा है। दैट्स वाई आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता जा रहा है। और इसमें एक और बात आती है कि अगर हम सपोज अगर करंट इंड्यूस चलो हो गया, हमने सीख लिया करंट कैसे इंड्यूस हुआ, क्योंकि थीटा जो है कीप्स ऑन चेंजिंग और फ्लक्स के फॉर्मूला में आपका थीटा आता है, तो उसकी वजह से क्या है, फ्लक्स भी कीप्स ऑन चेंजिंग, उसकी वजह से आपका यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF या करंट आए। अब मेन चीज़ ये है कि इसमें जो इस आपके रेक्टेंगुलर कॉइल में जो इंड्यूस्ड EMF हो रही है उसकी डायरेक्शन एक्चुअल में है क्या, तो उसकी डायरेक्शन कौन बताता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आपको लर्न करना है कि जब भी AC जनरेटर आपके आते हैं तो करंट की डायरेक्शन के लिए हमेशा फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगता है। तो फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, थंब रिप्रेजेंट करता है मोशन को, ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड को, एंड दिस फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो अगर हम इसमें सपोज करिए, पहले हम सपोज करते हैं कि ये जो रोटेशन हुई, हमें कुछ तो सपोज करना पड़ेगा कि ये जो रोटेट कर रही है आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल वो कैसे रोटेट कर रही है। तो सपोज करते हैं ये इस तरह से रोटेट कर रही है कि यहाँ वाला पोर्शन ये इन जा रहा है और ये वाला पोर्शन ऊपर को आ रहा है, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन को आ रहा है। ओके, सपोज करना है, यानी कि हमने इमेजिन करना है इस तरह से कि ये एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रही है। ओके, ऐसे क्यों, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये कहाँ को जा रहा है, ये नीचे को जा रहा है इनसाइड, और ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला रेक्टेंगुलर कॉइल का, ये कहाँ आ रहा है, ये आउट आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, तो ऐसे मूव करेगी। ओके, कैसे मूव करिए, ऐसे मूव कर रही है। तो हमने ये देखा, तो अगर सपोज करिए एंटी क्लॉकवाइज ये ऐसे को मूव कर रही है, ओके, पहले ऐसी थी, अब ये पोर्शन आपका इन गया, ये वाला पोर्शन ऊपर को आएगा, कैसे मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी, राइट। तो अगर ऐसे मूव करेगी तो हमें देखना है इन सच सिनेरियो कि आपकी यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आएगी। तो उसके लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मोशन कहाँ है, अगर सपोज इसमें D और C में हम फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगाए तो यहाँ पर मोशन कहाँ है, ये वाली जो आपकी वायर है वो कहाँ को, नीचे को मूव कर रही है, सो द मोशन इज डाउनवर्ड। तो यहाँ पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो आपका ये थंब आएगा वो नीचे को आएगा। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी उधर को जा रही है। ओके, और ये करंट की डायरेक्शन आपको बताएगी। तो अगर हम पूरी की पूरी इसी डायरेक्शन में इनको रखें कि ये नीचे को जा रहा है और ये आपका इधर को जा रही है, तो देखो ये थंब जो है वो नीचे को गया और आपकी फर्स्ट फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड वो उधर को जा रही है, तो करंट आपका कहाँ को आ रहा है, करंट आपका नीचे वाली साइड आ रहा है अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो करंट आया आपका वो इस आर्म में कहाँ को आया, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे को आया। तो अगर चाहते हो आप तो AB में भी आप फिर से फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगा सकते हो, बट आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर करंट की एक की डायरेक्शन भी पता चल गई तो दूसरे आर्म में डायरेक्शन ऑटोमेटिकली खुद पता चल जाएगी। क्यों, बिकॉज करंट यहाँ से नीचे आएगा, एक्सटर्नल सर्किट में जाएगा, फिर यहाँ से करंट इधर जा रहा होगा, फिर और ऊपर जाएगा, फिर होता हुआ आपका इस तरह से आ जाएगा। तो आपको AB आर्म में भी करंट की डायरेक्शन पता चल गई। तो अगर हम यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट करें, सपोज लेट अस सपोज दिस इज योर P एंड Q, सपोज करिए ये आर्म क्या है, PQ है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो PQ है, यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है, आपको बताने के लिए करंट की डायरेक्शन कहाँ है, इस वाले में एक्सटर्नल में फ्रॉम P
टू Q। अब ये नोट करना है आपने, हम ये नोटिस करेंगे नेक्स्ट आपका जो सिनेरियो आता है उसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। नाउ इन दिस सिनेरियो द करंट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम द P टू Q। और अब दूसरा सिनेरियो क्या आता है, आफ्टर जो आपकी रोटेशन होगी उस रोटेशन के बाद क्या हो जाएगा कि ये रोटेशन ऐसी हो रही है आपकी, राइट, कि आपका ये इनसाइड जा रहा है, ये ऊपर को आ रहा है। तो जो आपका सपोज करिए यहाँ पर DC था और यहाँ पर AB था, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ आपका दिस इज योर, इमेजिन करिए दिस इज योर D एंड दिस इज योर C, ओके, एंड यहाँ पर क्या है दिस इज योर A एंड B। यहाँ पर इमेजिन करिए A है, यहाँ पर B है। तो अगर यहाँ पर A है B है, वो क्या करेगा आफ्टर द रोटेशन, क्योंकि एक बार रोटेशन हो चुकी है तो रोटेशन के बाद ये ऐसा आ जाएगा ना, तो दैट मीन्स आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, इस आर्म में आपको क्या अब दिखाई देगा, आपको यहाँ पे AB दिखाई देगा। सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सपोज मैंने अपने हैंड में AB लिख लिया और ये वाली जो आर्म है वो DC है, राइट, अभी ऐसा था। आफ्टर वन रोटेशन क्या हो जाएगा, जब आपने इसको इनसाइड भेजा और इसको आउट कर दिया, आफ्टर वन रोटेशन आपका जो सिनेरियो है, जो रेक्टेंगुलर कॉइल का जो सिनेरियो है वो इस तरह से हो गया। ऑलराइट, तो अब क्या आया, जो आपकी AB आर्म थी वो बिल्कुल कहाँ पर आ गई, वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई, यानी कि अब ये वाली आर्म आपकी AB बन गई और ये वाली आपकी आर्म DC बन गई। अब हम फिर से करंट की डायरेक्शन देखेंगे कि इस सिनेरियो में जब आपकी बिल्कुल कॉइल बिल्कुल ऐसे हो चुकी है रेक्टेंगुलर कॉइल, तो इस सिनेरियो में करंट की डायरेक्शन क्या आएगी। ऑलराइट, सो जो सेकंड सिनेरियो है वो हमने इस तरह से बनाया हुआ है, यानी कि दूसरे अगर हाफ रोटेशन जब आपकी होगी, आफ्टर द हाफ रोटेशन AB एंड CD विल इंटरचेंज इट्स पोजीशन एंड करंट डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी इंटरचेंज। करंट की डायरेक्शन भी इंटरचेंज हो गई है, क्यों, क्योंकि पोजीशन आपकी इंटरचेंज हो गई है, तो आपकी करंट की डायरेक्शन भी आपकी ऑपोजिट आएगी। देखते हैं कैसे। सपोज करिए यहाँ पर हमने सिनेरियो बना दिया था, पहले ऐसा था फिर उसके बाद ऐसा आ गया ये, राइट। तो हमने वही बनाया कि सपोज अभी AB इधर को आ गया है, AB इधर को आ गया है और आपका जो D एंड C है वो आपका इधर को आ गया, राइट। बट आप एक चीज़ कभी ना भूलना कि साथ ही साथ जो आपका यहाँ पे रिंग्स एंड ब्रशेस लगी है, यहाँ पर जो रिंग्स एंड ब्रशेस लगी है वो तो सेम रहेगी। तो आपका क्या होगा, जब ये स्विच ऐसे कर देगा तो आपकी अभी भी जो रिंग्स एंड ब्रशेस जिस भी रिंग के साथ, जिस भी आर्म के साथ लगी है वो अभी भी इंटैक्ट ही रहेगी। तो हमने जब इसको ऐसे ट्विस्ट करा तो इन सच अ वे ये वाले रिंग एंड ब्रशेस आपको इस तरह से दिखाई देगी कि जो A और B के साथ जो ब्रशेस थी वो आपकी ऐसे टेंगल जैसी हो जाएगी, वो अभी भी यहीं पर है, और जो आपकी C एंड D आर्म के साथ ब्रशेस है वो अभी भी इसके साथ अटैच्ड ही है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे स्विच हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, थोड़ी टेंगल जैसी हो जाएगी, थोड़ा क्रॉस सी हो जाएगी, बट अभी भी ये डायरेक्टली अटैच्ड है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर AB वाली आर्म पे हम देखते हैं फ्लेमिंग्स आपका राइट हैंड रूल। अभी भी क्या करना है हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है, अभी भी हमने करना है, यहाँ से इन रोटेशन करनी है, यहाँ से आउट रोटेशन करनी है, ओके। इससे इन और इससे आउट इसको मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज अभी भी ये मूव कर रहा है। जब ये एंटी क्लॉकवाइज फिर से मूव करेगा तो इसमें करंट की डायरेक्शन मेन अभी है हमें देखनी है, दैट इज गिवन बाय द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपका ये मोशन रिप्रेजेंट करता है। मोशन क्या है, अगर AB आर्म पे हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल देखें तो दैट शुड बी इनसाइड, ये आपका नीचे जाना चाहिए, और ये जो फर्स्ट फिंगर है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए, ऐसी, ओके। तो आप देख सकते हो कि जो ये वाली फिंगर है वो कहाँ को पॉइंट आउट कर रही है, वो नीचे को पॉइंट आउट कर रही है, ओके। कि यहाँ पर नीचे थंब आप देखो, यहाँ पर थंब इनसाइड है, नीचे को जा रहा है, और राइट साइड को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और आपका जो मिडल फिंगर है वो रिप्रेजेंट कर रही है करंट की डायरेक्शन, दैट मीन्स नीचे को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगेन जो करंट की डायरेक्शन है आपकी वो कहाँ है, करंट की डायरेक्शन नीचे को ही है, ओके। अब आप सोचोगे पीछे भी नीचे को ही थी करंट की डायरेक्शन, तो डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पर बेशक आपकी करंट की डायरेक्शन नीचे को है, तो आप जो सर्किट है उसमें करंट को ले जाके देखो तो करंट विल मूव फ्रॉम दिस साइड, तो यहाँ से मूव करेगा और कहाँ से कनेक्शंस है, यहाँ से कनेक्ट होता हुआ कहाँ को जाएगा, अब आपका करंट आपका यहाँ को दिखेगा। आप बिल्कुल कनेक्शंस पे ध्यान दो, यहाँ से जाता हुआ करंट आपको यहाँ पर दिखेगा ना, आप देख पा रहे हो। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, यहाँ से घूमता हुआ क्या है, फिर से यहाँ आ गया, फिर इसके बाद ये वाली ब्रश और ये वाली रिंग से होता हुआ ऊपर को चला गया, यानी कि इधर को चला जाएगा करंट, ओके। सो आप देख सकते हो ऊपर बेशक आपको सेम करंट नज़र आ रहा है, बट नीचे अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पर भी P एंड Q देखें, यहाँ से हमें पता चलेगा कि करंट की डायरेक्शन आपकी क्या है। अगर हम यहाँ से देखें तो आप देखोगे कि जो करंट की डायरेक्शन है वो कहाँ से है, फ्रॉम Q टू P। तो आप लिखोगे यहाँ पे करंट इज फ्रॉम Q टू
Q टू P। तो पहले वाले सिनेरियो में जब रोटेशन आपकी पहली बार हो रही थी तो आपने देखा था करंट आपका P से Q आ रहा था, बट अभी जब आपका हाफ रोटेशन हो गई उसके बाद करंट की आपकी सिचुएशन ऐसे बनी है कि जो करंट इंड्यूस हो रहा है EMF एंड करंट जो इंड्यूस हो रही है आपकी इसमें जनरेटर में, उसकी डायरेक्शन आपकी बिल्कुल ऑपोजिट है। अभी आपका Q से P आया है, तो इसी करंट को हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जिसकी डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग। पहले आपका P से Q आया, अब आपका Q से P आया। तो दैट मीन्स आपको ये ध्यान रखना है कि इन AC जनरेटर जो आपका करंट इंड्यूस होता है उसका नेचर कैसे होता है, दैट इज ऑफ द ऑल्टरनेटिंग नेचर, ऑल्टरनेटिंग करंट आपको मिलता है। सो अब आप यहाँ पर थ्योरी पढ़ लीजिए जो हमने पहले करा था कि आपका व्हेन अ प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपका जो हमने बोला था कि अगर आपका प्लेन बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो ऐसे केस में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि ऐसे केस में जो आपका एरिया वेक्टर है और जो B है उसकी डायरेक्शन अलोंग है और थीटा 0 होता है, और आपका उसमें क्या हो जाता है, फ्लक्स मैक्सिमम आ जाता है, क्योंकि फ्लक्स के फॉर्मूला में हमारा कॉस आता है, कॉस 0 मैक्सिमम होता है आपका, राइट। सो लेट द कॉइल इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, वही हमने पीछे करा था, तो CD नीचे को मूव करा था पीछे और AB ऊपर को मूव करा था, हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा क्योंकि थीटा चेंज करेगा। तो करंट जो इंड्यूस होगा और करंट की जो डायरेक्शन है दैट इज गिवन बाय द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो हमने पढ़ रखा है। आफ्टर हाफ रोटेशन, तो आपको यहाँ पर समझ ही आ गया, हाफ रोटेशन के बाद ऐसा हुआ तो करंट आपका यहाँ से यहाँ पर आ गया। तो ये सारा वर्किंग है इसकी कि कैसे ये ऑल्टरनेटिंग करंट देता है। अब हम करते हैं सिमिलरली इसी की हम डेरिवेशन करते हैं कि वो जो करंट होगा या EMF होगी उसकी वैल्यू कितनी आएगी इसमें, ऑलराइट। सो नाउ जो आपका फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, जो फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है, वो फ्लक्स किसके इक्वल होता है, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू N एंड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ जितनी टर्न्स उस रेक्टेंगुलर कॉइल में है, B इज द मैग्नेटिक फील्ड, A इज द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगुलर कॉइल, और कॉस यहाँ पे क्या आ जाता है, थीटा। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर एंड योर एरिया वेक्टर, ऑलराइट। तो यहाँ पर ये चेंज होता है क्योंकि आपकी जो रेक्टेंगुलर कॉइल है दैट कीप्स ऑन रोटेटिंग, और उसकी वजह से ये आपका जो थीटा है वो भी आपका चेंज होता है। थीटा चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपका चेंज होता है, इसी की वजह से इंड्यूस्ड EMF आती है। नाउ ऑल्सो हमें पता होना चाहिए, ऑल्सो आपका जो थीटा है उसको एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में कैसे लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो आप थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ओके, इट इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। तो अब यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। नाउ हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, सो आपके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है विल बी इक्वल टू NBA और कॉस ऑफ थीटा यानी कि कॉस ऑफ ओमेगा, और आप यहाँ पे टी लिखोगे, ठीक है। ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में है। ऑल्सो यू नो दैट कि आपका जो EMF है, जो आपकी EMF आती है वो कितनी आती है, इज इक्वल टू माइनस d∅/dt, यानी कि EMF आपकी कब प्रोड्यूस होगी, E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt, यानी कि जब आपका टाइम के विद रिस्पेक्ट टू अगर आपका फाई यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आपका चेंज होता है तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड EMF आती है, E इज द इंड्यूस्ड EMF। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस आप क्या करोगे, d/dt करोगे, और जो फाई है यानी कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू पुट करोगे। यहाँ पर कितना है, NBA, और यहाँ पर कॉस ऑफ ओमेगा टी आ गया, ऑलराइट। तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्न्स क्या है आपकी कांस्टेंट है, नाउ B इज ऑल्सो कांस्टेंट, और एरिया जो आपका है वो भी कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बाहर को आ जाएगा। तो नाउ दिस इज इक्वल टू आपका माइनस N और B कांस्टेंट टर्म्स है, सारी बाहर को आ जाएगी A, और यहाँ पर कितना आ जाएगा d/dt, और यहाँ पर आपका कॉस ऑफ ओमेगा एंड टी आ जाएगा, ऑलराइट। नाउ डेरिवेटिव आप करोगे, डेरिवेटिव इसका क्या आ जाता है, कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस ऑफ साइन, ओके। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस NB, और यहाँ पर A है, बट उसके साथ साथ आपका क्या होता है, कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो आपका माइनस साइन थीटा होता है, बट जो एंगल होता है उसका भी इनर डेरिवेटिव करना होता है आपको, ओके। तो एंगल का इनर डेरिवेटिव करोगे तो ओमेगा टी का इनर डेरिवेटिव कितना आएगा, ओमेगा आएगा। सो आप यहाँ पर इसका जो इनर डेरिवेटिव है वो कितना है, वो ओमेगा है, वो आप आगे को लिखोगे ओमेगा, इनटू आप कितना लिखोगे, कॉस का जो डेरिवेटिव होगा दैट इज माइनस साइन, और आपका एंगल एज इट इज, फिर एंगल का भी इनर डेरिवेटिव करना होता है और उसको मल्टीप्लिकेशन में आपको लिखना होता है इस तरह से, ओके। तो यहाँ पर आपका जो इंड्यूस्ड EMF है वो अभी कितनी आ चुकी है, नाउ द इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा NBA
एन बी ए ओमेगा हो जाएगा और इनटू आपका यहाँ पर साइन ओमेगा एंड टी आ जाएगा। ये वाली इक्वेशन है अभी आपकी निकली हुई जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बताती है, और आप देख रहे होगे वो उसमें डिपेंड करता है वो साइन ओमेगा टी पर। ऑलराइट, और उसी के साथ साथ एक सिनेरियो हम करते हैं, व्हेन आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम जो आपकी ईएमएफ होगी, ईएमएफ दैट मीन्स इज इक्वल टू, हम डिनोट करते हैं उसको ई नॉट से। मैक्सिमम ईएमएफ आपकी कब होगी, जब आपका साइन ओमेगा टी कितना होगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी कि साइन ओमेगा टी जब आपका 1 होगा। तो इफ़ मैक्सिमम कब है, इफ़ आपका साइन ओमेगा टी की जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू 1 होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर ये मैक्सिमम में है 1 है तो देन ओनली ई जो होगा वो आपका ई नॉट बन जाएगा। दैट मीन्स ई नॉट आपका कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू, जब हम यहाँ पर 1 वैल्यू पुट करेंगे, नाउ दिस ईएमएफ इज इक्वल टू एन बी ए और ओमेगा, दिस इज योर क्या होगी, मैक्सिमम ईएमएफ होती है। तो यहाँ पर दिस इज योर मैक्सिमम ईएमएफ दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ई नॉट, ये आपकी मैक्सिमम है। ऑल्सो अब ये मैक्सिमम को भी लिख के अगर हम यही वाली यहाँ पर पुट करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल्सो वी हैव द ईएमएफ, नॉर्मल ईएमएफ इज इक्वल टू, अगर हमें वो मैक्सिमम ईएमएफ की टर्म्स में लिखना पड़े तो नाउ दिस एन बी ए और ओमेगा इज इक्वल टू आपका ई नॉट हो जाएगा, और यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ओमेगा एंड आपकी टी हो जाएगी। सो जो आपकी ईएमएफ है, ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके इक्वल होती है, ई नॉट, ये आपकी फाइनल इक्वेशन है, यानी कि मैक्सिमम ईएमएफ इनटू अगर साइन ओमेगा टी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स आप देख सकते हो कि लास्ट में जो आपका फाइनल इक्वेशन है ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इतनी इंड्यूस्ड ईएमएफ आती है, उसके जो आपकी इक्वेशन है उसमें आपका साइन का फंक्शन है। तो साइन का अगर आपको पता होगा कि साइन का अगर आप ये ग्राफ देखो तो साइन का ग्राफ कैसा है, ऐसा ऑल्टरनेटिंग है, राइट। तो ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, करंट भी ऐसे ही ऑल्टरनेट करता रहता है जैसे आपका साइन का फंक्शन ऑल्टरनेट करता रहता है, राइट। इसी की वजह से आपका जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो भी रिप्रेजेंट हो जाता है। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ जो उसमें इंड्यूस होती है। नाउ एक और चीज़ है आपकी यहाँ पे, इन कमर्शियल जनरेटर्स, जो बहुत सारे आपकी जो कमर्शियल जनरेटर्स होते हैं उसमें हमें, आपको पता है जनरेटर में, जैसे कि ये भी अभी आप पढ़ रहे हो, तो उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है वो बाय एनी मीन्स आपको बाहर से देनी होती है। बट अगर हम बात करें कमर्शियल जनरेटर्स की, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द बिग जनरेटर्स, ओके, जिससे बहुत इमेंस, बहुत बिगर अमाउंट ऑफ आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी है। तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो भी आपकी बाय वेरियस मीन्स दी जाती है। और मैकेनिकल एनर्जी क्यों दी जाती है, सो दैट आपकी वहाँ पे जो आर्मेचर है उसको रोटेट करा जाए, और ये आर्मेचर को कैसे कैसे रोटेट करा जाता है वो हम पढ़ेंगे। मैकेनिकल एनर्जी किस फॉर्म में दी जाती है, उसको रोटेट करा जाता है बाय वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, ओके। बहुत बड़े बड़े जो जनरेटर्स होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत हाइट से वाटर को फॉल करा जाता है और उसी की टर्म्स में मैकेनिकल एनर्जी दी जाती है, आर्मेचर आपका रोटेट करता है, राइट। और यहाँ पर वही एग्जांपल है जैसे वाटर फॉलिंग फ्रॉम हाइट इन डैम्स में आपने देखा होगा वाटर काफ़ी हाइट से फॉल करता है, और इसी वजह से आप वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो, आर्मेचर रोटेट करेगा और आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। और ये वाले जो जनरेटर्स होते हैं इन्हें कहा जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर, यानी कि वाटर की हेल्प से आपने इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करी है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी है इन जनरेटर्स में। फॉर एग्जांपल दूसरे जनरेटर्स कौन से होते हैं जिसमें मैकेनिकल एनर्जी किस फॉर्म में दी जा रही है, वाटर की फॉर्म में तो दी जा रही है, बट वाटर को अब हाइट से आपका फॉल नहीं करवाया जा रहा है। इंस्टेड वाटर इज हीटेड टू प्रोड्यूस स्टीम, पहले वाटर को हीट करेंगे और स्टीम बनाएंगे। और स्टीम कैसे बनाएंगे, वाटर को हीट कैसे करेंगे, यूजिंग कोल एंड बाय अदर सोर्सेज उसको हीट करेंगे, स्टीम बनाएंगे। अब ये जो स्टीम है, द स्टीम एट हाई प्रेशर प्रोड्यूसेस द रोटेशन ऑफ द आर्मेचर। अब ये जो स्टीम है उसकी हाई प्रेशर पे रख के उसको, यानी कि स्टीम की हाई प्रेशर बना के उसको पास करवाएंगे आपके आर्मेचर से। तो आर्मेचर क्या होगा, उस हाई प्रेशर ऑफ द स्टीम की वजह से रोटेट करेगा। तो इन जनरेटर्स को बोला जाता है थर्मल जनरेटर, क्योंकि आपकी जो हीट है उसकी हेल्प ली गई है किसको, आर्मेचर को रोटेट करने के लिए, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इस फॉर्म में दी गई है। नाउ थर्ड वन इज आपके इंस्टेड ऑफ कोल, जैसे कोल का यूसेज अगर आपको कम करना है क्योंकि आपको हीट करना पड़ेगा, तो इस कोल की जगह जो उसको हीट करने के लिए
पहले जो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहा है वो अभी कोल कर रहा था, राइट। अब इसको स्टीम को, जो स्टीम आपकी जनरेट होगी फ्रॉम द वाटर, वो कैसे हो सकती है, विद द हेल्प ऑफ सम न्यूक्लियर फ्यूल। कोल की जगह अगर आप सम न्यूक्लियर फ्यूल देते हो तो उसकी वजह से वही स्टीम जनरेट होती है, वही उसको आर्मेचर को रोटेट करवाती है। तो ऐसे जो जनरेटर होते हैं उनको कहा जाता है न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स, ओके, जिसमें आपका न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ होता है। थर्मल में फ्यूल कौन सा होता है, कोल यूज़ होता है, राइट। और यहाँ पर तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर में तो सीधे हाइट से आपका वाटर को फॉल करा जाता है। तो यही वाला है आपका ये एसी जनरेटर के बारे में सारी बातें हो गई। तो मेन आपका फिनोमेना यही है कि इसमें मैकेनिकल एनर्जी चेंज होती है इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और कौन सा फिनोमेना लगता है इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगता है कि इसमें जो आपका फ्लक्स है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग और इसकी वजह से आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है। सो होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।